हेलो दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स के मस्ट इम्पॉर्टेंट 500 प्लस 500 प्लस क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और देखेंगे। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस 500 क्वेश्चन से अलग आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। और सभी को एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर का, चाहे वो रेलवे एएलपी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों अर्थशास्त्र कहलाता है। यह अर्थशास्त्र कहलाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो दोस्तों एडम स्मिथ हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में लिखी थी। जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव हैं। उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है उदारीकरण का जनक। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो अमर्त्य सेन। 1998 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो यह दोस्तों 1999 ईस्वी में दिया गया था। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बंटा गया है? तो दोस्तों 2 भागों में बंटा गया है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। विश्व जीडीपी रैंकिंग सूची 2023 के अनुसार दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो दोस्तों भारत की है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1950 में हुई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी दोस्तों? तो सी रंगराजन समिति के अनुशंसा पर स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, प्रतिवर्ष किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो यह दोस्तों पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल भी पीसी महालनोबिस मॉडल थी। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह दोस्तों पीसी महालनोबिस थे। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने और कब किया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने 1863 ईस्वी में किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो यह दोस्तों तृतीय क्षेत्र का है। मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया। अर्थशास्त्र के किस शाखा में किसी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों जॉन मेनार्ड किन्स ने लिखी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने लिखी। दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? तो दोस्तों 20 रुपये बताई थी। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करने वाली एजेंसी का क्या नाम है दोस्तों? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है दोस्तों। CSO बोलते सर इसको। तो दोस्तों ये मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 5 स्टार कर लीजिएगा। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की समान भागीदारी होती है? तो यह दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में होती है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला सर्वप्रथम देश कौन सा था? तो दोस्तों यह फ्रांस था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर कम से कम प्रतिबंध होता है? तो यह दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था, जैसे हांगकांग और सिंगापुर। अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी व्यक्ति, परिवार या किसी फर्म का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी अधिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम हो, वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाती है? तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण नीति अपनाई जाती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सरकार द्वारा तय किया जाता है? तो दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था में।
न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण की नीति किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनाई गई है? तो दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनाई गई है। विश्व के किस देश द्वारा मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो दोस्तों रूस के द्वारा। वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो आयात और न ही निर्यात होता है कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? तो दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, जैसे कि उत्तर कोरिया, यहाँ तानाशाही चलती है। भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। यह भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नियोजन विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है? तो दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र। सभी प्रकार के उद्योगों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र। लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, संचार, पर्यटन इत्यादि। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? जॉन मेनार्ड किन्स के। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति कौन हैं? तो दोस्तों अभिजीत बनर्जी हैं। 2019 सबसे पहले अमर्त्य सेन को 1998 में मिली थी। किस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है? तो यह दोस्तों विकसित अर्थव्यवस्था में। अहस्तक्षेप का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों एडम स्मिथ ने। गांधी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों न्यास सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किस अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? दोस्तों आर्थिक समृद्धि कहते हैं। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? तो दोस्तों आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ दर प्राप्त की है? तो दोस्तों 2006-07 सबसे ज़्यादा प्राप्त किया था 9.6%। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो दोस्तों आर्थिक विकास दर कहलाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? दोस्तों तो राष्ट्रीय आय से संबंध है। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? तो दोस्तों मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। 1988 में इसका स्थापना हुआ था। भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। 1 रुपये के अलावा अन्य नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों आरबीआई गवर्नर के। भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक कौन है? तो दोस्तों आरबीआई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो दोस्तों एस.एम. विश्वेश्वरैया ने 1934 में किया था। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो दोस्तों नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित की थी। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को किस अनुसूची का विषय बनाया गया है? तो दोस्तों समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब से किया गया था? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1951 को किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों 15 मार्च 1950 को किया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती है? तो ये दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के तहत मंजूरी दी जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो यह दोस्तों 6 अगस्त 1952 को किया गया था।
भारत में किस व्यक्ति द्वारा पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी? तो ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों 1951 से 1956 तक रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? तो दोस्तों कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना और व्यास परियोजना की शुरुआत किया गया था। किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया है? तो दोस्तों रूस से। भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों समवर्ती सूची में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1956 से 1961 तक रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जैसे मैंने बताया दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो उद्योग व खनिज के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से बड़े कारखाने स्थापित किए गए? तो दोस्तों दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला को स्थापना किया गया। किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? तो सर एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? दोस्तों 1961 से 1966 तक रहा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों की प्राथमिकता दी गई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? तो रूस की सहायता से झारखंड में किया गया था। किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुआ था? दोस्तों तो हरित क्रांति के समय हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक किस कृषि वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो दोस्तों MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों भारत चीन युद्ध हो गया था 1962 में, भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, तथा दोस्तों अकाल पड़ा था, सूखा का अकाल पड़ा था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों 1969 से 1974 तक रहा। बीच में 1966 से 1969 तक दोस्तों योजना अवकाश था। किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? तो दोस्तों मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पे आधारित थी। दोस्तों किस क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? तो यह दोस्तों श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ था। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1974 से 1978 तक रहा। 1978 के बाद दोस्तों 1978 से 1980 तक इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद मोरारजी देसाई का सरकार बना, और इसके बाद दोस्तों रोलिंग प्लान 1974 से 1980 तक चला। फिर 1980 से दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार बन गई और छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आया। तो यह दोस्तों 1980 से 1985 तक रहा। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। लुढ़कती हुई योजना रोलिंग प्लान का संबंध किस योजना से है? तो यह दोस्तों अनवरत योजना जनता पार्टी की सरकार द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 से 83 अवधि के लिए बनाई गई थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था? तो यह दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो यह दोस्तों 1985 से 1990 तक रहा। सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों W मिलर मॉडल पर आधारित थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का क्या प्रमुख उद्देश्य था? तो रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली, देसी तकनीक का विकास करना। किस योजना का आरंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? तो यह दोस्तों जवाहर रोजगार योजना के समय हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी? तो यह दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के समय हुई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों मानव संसाधन का विकास, रोजगार का विकास, शिक्षा व जन स्वास्थ्य के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो यह दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण उपलब्ध करवाने के लिए संस्था की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय महिला कोष। इसकी स्थापना दोस्तों 1993 ईस्वी में की गई थी।
देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल किया गया? तो यह दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तृतीय, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह दोस्तों 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1901 किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो यह दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच हुई थी। नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई थी? तो यह दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह दोस्तों वर्ष 1962 में की गई थी। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? तो यह दोस्तों गर्म मुद्रा हॉट मनी कहलाती है। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह दोस्तों क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए किया जाता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो यह दोस्तों सातोशी नाकामोतो ने किया था। भारतीय रुपया किस वर्ष तक 16 आनों में विभाजित था? तो यह दोस्तों 1957 तक था। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? तो प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं, स्टैंडर्ड मनी। विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? तो दोस्तों कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी का उदाहरण है। भारत में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया गया है? आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट तथा चेक किस प्रकार की मुद्रा के प्रकार हैं? तो यह दोस्तों ऐच्छिक मुद्रा के प्रकार हैं। मुद्रा प्रसार करेंसी एक्सपेंशन से क्या तात्पर्य है? तो यह दोस्तों अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना है। वर्ष 2020 तक वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा तथा एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी करने की घोषणा किसने की थी? तो यह दोस्तों फेसबुक ने की थी। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था? तो यह दोस्तों इटली में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह दोस्तों 1935 में की गई थी। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? तो यह दोस्तों चैम्बरलिन आयोग वर्ष 1914 में किया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह दोस्तों 1921 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? तो यह दोस्तों 10,000 तक का अधिकार प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो यह दोस्तों सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा जिसका अपना प्रतीक है, यह दोस्तों भारतीय रुपया है। भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया दोस्तों? तो यह उदय कुमार के द्वारा 2010 में किया गया। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो यह दोस्तों बैंकिंग संरचना के सुधारों से है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन क्रेडिट क्रिएशन का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों मुंबई में स्थित है। भारत में केंद्रीय बैंक और बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? यह दोस्तों आरबीआई कहते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें 500 प्लस क्वेश्चन है, तो आप ये वीडियो 2 बार में करके देख सकते हैं या फिर मेरे साथ कंटिन्यू देख सकते हैं। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1975 में की गई। भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा था? तो दोस्तों इलाहाबाद बैंक था। वाणिज्य पत्र कमर्शियल पेपर किसके लिए साख का स्रोत है? तो कारपोरेट उद्योग के लिए स्रोत है। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों बैंकों में वित्तीय सुधार से है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रघुराम राजन थे। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन सा था? तो यह दोस्तों स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडन में था। इसकी स्थापना 1668 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये दोस्तों सिटी देशमुख थे। इनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक था। आरबीआई किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है? तो दोस्तों नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है? तो यह दोस्तों 200 करोड़। किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो हिल्टन यंग आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1 जनवरी 1949 को किया गया था।
आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। सीडी देशमुख का कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। कोई भी बैंक अपनी शाखा का हस्तांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता? तो यह दोस्तों आरबीआई के बिना। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1894 में हुई थी। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था दोस्तों? जनरल बैंक ऑफ इंडिया था। 1786 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1790 में की गई थी। भारतीयों द्वारा प्रबंधित समिति दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था? तो दोस्तों अवध कमर्शियल बैंक 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक था। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 ईस्वी में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई थी। किन 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फिर इंपीरियल बैंक को ही भारतीय स्टेट बैंक में कन्वर्ट किया गया था। 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण के उपरांत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना गया? तो ये दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस वर्ष 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया? 1959 ईस्वी में। एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति क्या है? विथ यू ऑल द वे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुंबई में है। स्थापना इसकी 1 जुलाई 1955 को हुआ था। भारत में कितने करेंसी नोट छापने की प्रेस हैं? तो दोस्तों 4 हैं। पहला देवास मध्य प्रदेश, दूसरा नासिक महाराष्ट्र, तीसरा मैसूर कर्नाटक तथा चौथा सालबोनी पश्चिम बंगाल। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा की गई? तो दोस्तों एसबीआई के द्वारा। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो यह 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। भारत के किस बैंक ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा स्थापित की थी? तो दोस्तों एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों कोच्चि में, केरल में किया गया था। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश के द्वारा निर्गत किया गया था? तो दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा 1959 में किया गया था। भारत के किस व्यापारिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा की शुरुआत की थी? तो दोस्तों आईसीआईसीआई ने की थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुंबई में स्थित है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। बैंकों के पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बेसल मानक का प्रयोग किया जाता है। किस समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों शिव रमन सिंह समिति के अनुशंसा पर की गई थी। ग्रामीण और संरचना विकास कोष का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों नाबार्ड करता है। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों नरसिम्हन समिति। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर न लौटाने ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? इरादतन चूक करता। आयात निर्यात बैंक, एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। बैंकों में जमा राशि बढ़ाने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। रेखीय समिति का संबंध किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर के संबंध में सुझाव हेतु से संबंधित है। जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर पर अधिक वृद्धि होने लगती है, उसे क्या कहते हैं? उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति दर का माप किस आधार पर किया जाता है? दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिक के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर किया जाता है। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? तो श्रम ब्यूरो करता है। जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी किस कारण होती है? मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति में एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध किसके द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों? तो फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। वाणिज्य बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? तो सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से दोस्तों, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के माध्यम से। भारत में व्यापारिक बैंकों के देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? दोस्तों सावधि जमाए का, फिक्स डिपॉजिट का। हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस अमेरिकी अर्थशास्त्री ने किया था? तो यह दोस्तों मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों स्क्यूफ्लेशन कहते हैं।
मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो यह दोस्तों गतिहीन स्फीति दर्शाती है। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? तो यह दोस्तों गुणात्मक साख नियंत्रण है। वस्तुओं में सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट किस कारण होता है? तो दोस्तों अस्फीति के कारण होता है, डिफ्लेशन के कारण। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? दोस्तों प्रत्येक 2 माह के उपरांत की जाती है। नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? मौद्रिक नीति के। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों का ऋण प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर। अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट का नियमन कौन करता है दोस्तों? आरबीआई। अल्पकालीन अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक से नकदी प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है, CRR। राज्य भविष्य निधि स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार से प्राप्त मुद्रा को किस कोष में जमा किया जाता है? सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? तो यह दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो यह दोस्तों उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित है। ऑपरेशन द्विष्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह दोस्तों रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को किस दर पर ऋण देते हैं? उस दर को क्या कहते हैं? उस दर को दोस्तों आधार दर कहते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो यह दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है। इसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन कहते हैं। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह दोस्तों रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये दोस्तों 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सदस्य आरबीआई के प्रतिनिधि तथा 3 सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। वे ऋण जिनकी ब्याज दर परिवर्तनशील होती है फ्लोटिंग रेट लोन्स कहते हैं। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो दोस्तों शेयर एयर डिपेंचर को किया जाता है। वे प्रतिभूतियाँ जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक होती है क्या कहलाती है? बॉन्ड कहलाती है। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? सऊदी अरामको। बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। सेबी भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 12 अप्रैल 1988 को की गई। भारतीय स्टॉक मार्केट का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। सेबी के क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में स्थित है। सेबी का संपूर्ण प्रबंधन कितने सदस्यों की देखरेख में होता है? तो यह दोस्तों 6 सदस्यों के देखरेख में होता है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो यह दोस्तों फिरवानी समिति 1991 में की गई थी। राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में वर्ली में स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह दोस्तों 1875 में की गई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह दोस्तों नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी थी? तो दोस्तों इन्फोसिस थी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE का संवेदी शेयर सूचकांक क्या है? तो दोस्तों सेंसेक्स है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE का संवेदी शेयर सूचकांक क्या है? तो निफ्टी 50 है। गिल्ड एज्ड बाजार का संबंध किससे है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो KR वेणुगोपाल समिति के द्वारा। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। भारत में विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों GV रामकृष्णन थे। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टैक। मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों RBI के द्वारा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? पूंजी विनिवेश के लिए की गई थी। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 1998 से 99 में किया गया था।
RN मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों बीमा क्षेत्र से। साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? तो दोस्तों क्रिसिल, वर्ष 1987 में। पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू चिप कंपनी के नाम से जाना जाता है। कौन सी एकमात्र कंपनी है जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के रूप में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। भारतीय पूंजी बाजार घोटाले के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं? दोस्तों सेबी को। जापान स्टॉक एक्सचेंज का अंश मूल्य सूचकांक निक्की कहलाता है। न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज मूल्य सूचकांक क्या है? डो जोन्स है। कोस्पी किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया का। इटली स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक क्या है? तो दोस्तों मिप्टेल है। फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या है? तो ये दोस्तों CAC है। ब्राज़ील के स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या है दोस्तों? तो बेवस्पा है। भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया था? तो दोस्तों 24 जुलाई 1860 को लगाया गया था। भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन आयकर दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 24 जुलाई को। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला कौन सा मंत्रालय है? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय है। कृषि आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? 1938 में लगाया गया था दोस्तों बिहार में। शराब पर उत्पाद कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा। संशोधित मूल्य वर्धित कर, रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध किससे है दोस्तों? तो उत्पाद कर से। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? हरियाणा, वर्ष 2005 में। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर MAT का समावेश कब किया गया था दोस्तों? वर्ष 1996-97 में। जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो उसे कौन सी प्रणाली कहते हैं? उसे दोस्तों प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों जेम्स विल्सन ने किया था। निगम कर किस पर लगाया जाता है? दोस्तों घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सीमा कर, कस्टम्स ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो दोस्तों केलकर समिति ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? उपकर है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर क्या कहलाता है दोस्तों? उपकर कहलाता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। व्यक्तिगत कर, व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर तथा प्रतिभूति व्यवहार पर कर किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं दोस्तों? तो केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष कर श्रेणी में आते हैं। भू राजस्व कर, कृषि आयकर, व्यवसाय कर, रोजगार पर कर तथा पथ कर किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? राज्य सरकार की प्रत्यक्ष कर में आते हैं। बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, व्यवसाय कर, राज्य उत्पाद कर, वाहनों पर कर, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर कर तथा डिजिटल पेट्रोल पर बिक्री कर किस प्रकार किस कर श्रेणी में आते हैं दोस्तों? तो राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो दोस्तों सीन कर कहलाता है। स्टाम्प शुल्क का आरोपण किसके द्वारा आरोपित किया गया जाता है? तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। स्टाम्प शुल्क का संग्रह एवं विनियोजन कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1994-95 में किया गया था। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है दोस्तों? अधिभार कहलाता है, सरचार्ज कहलाता है। भारत में GST को अपनाने वाला पहला राज्य असम है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों चेलैया समिति 1991 में किया गया था। भारत में ज़्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो उत्पाद शुल्क से। वाचू समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? तो प्रत्यक्ष कर से। LK झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? तो अप्रत्यक्ष कर से। पार्थ सारथी सीम समिति का संबंध किससे है? तो कर नीति से। YV रेड्डी समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों आयकर छूटों की समीक्षा से। केलकर समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर से। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह दोस्तों प्रधानमंत्री करता है। थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करता है। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि के भुगतान से। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? विल्हेम वान सीमेंस ने 1918 में किया था। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? तो दोस्तों बिक्री कर के स्थान पर। काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया कर लगाया गया? एंजल टैक्स लगाया गया। कौन सा नियम या कानून कर चोरी करने वाले की पहचान करता है दोस्तों? तो GAR, जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल। बाजार की सकारात्मक
गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित कर को क्या कहते हैं? पाइथागोरस टैक्स कहते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की व्यवस्था कब से लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 से की गई थी। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोक्ता वैट मॉडल पर आधारित है? तो यह दोस्तों कनाडा के वैट मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था? तो यह दोस्तों 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने जीएसटी लागू किया था? तो फ्रांस ने 1954 ईस्वी में। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितना है दोस्तों? 33 है। भारत में जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य असम है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो यह दोस्तों विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी पंजीकरण के कुल कितने अंक हैं? तो दोस्तों 15 अंक हैं। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 2000 में। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। जीएसटी की चोरी करने में कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो दोस्तों 5 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? यह दोस्तों अनुच्छेद 279A के तहत। जीएसटी कितने प्रकार के हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 बड़ी कंपनियां कौन सी हैं? तो दोस्तों इन्फोसिस और विप्रो हैं। बजट किस प्रकार का लेख पत्र है? दोस्तों सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? तो दोस्तों कैनिंग को जाता है। भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 18 फरवरी 1860 को किया गया था। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 112 के तहत। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो दोस्तों निर्मला सीतारमन थी। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है, जिसे सामान्यतया बजट कहा जाता है, लेकिन संविधान बजट शब्द का उल्लेख नहीं है? यह दोस्तों अनुच्छेद 112 में है। भारतीय बजट अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जेम्स विल्सन को माना जाता है। जेम्स विल्सन ने 1860 को ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट पेश किया था, इसलिए जेम्स विल्सन को भारत के बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। उस समय जेम्स विल्सन ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री थे। केंद्रीय वित्तीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने किया था। ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुगम शेट्टी ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने किया था। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चमड़े का थैला। बजट शब्द का दोस्तों हमारे संविधान में चर्चा नहीं है। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों राजीव गांधी ने। शून्य आधारित बजट का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों पीटर ए पॉयर को। राजकोषीय घाटे फिजिकल डेफिट का अवधारणा किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो सुखमय चक्रवर्ती समिति ने किया था। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? विवेक देवराय समिति ने। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? मोरारजी देसाई हैं, 10 बार। निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों वित्त मंत्री। सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो यह दोस्तों राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी कहलाती हैं। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? दोस्तों वित्त मंत्रालय। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा। ऐसे व्यय जिनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? दोस्तों राजस्व व्यय कहलाते हैं। राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों प्राथमिक घाटा की संज्ञा दिया जाता है। किस वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति के द्वारा। वर्ष 1948-49 में बजट में पहली बार अंतरिम शब्द वर्ष 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द इंतरिम वर्ड का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? आर.के. शनमुगम शेट्टी ने। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? राज्य सूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में रखा गया है। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में स्थित है।
कृषि मूल्य आयोग एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1965 में की गई थी। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1985 में किया गया था। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य संस्तुति वर्ष में कितने बार की जाती है? दोस्तों 2 बार की जाती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि क्या कहलाती है? तो यह दोस्तों सीमांत जोते कहलाती है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? तो यह दोस्तों आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करता है। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब की गई थी? दोस्तों 1970 में किया गया था। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू किया गया था? कर्नाटक द्वारा। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया था? दोस्तों चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों 2007-8 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किस से संबंधित है? तो यह दोस्तों निर्यात योग्य कृषि मूल्य से संबंधित है। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गेतल सूद रांची में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में। टिड्डी चेतावनी संगठन संस्थान जोधपुर में स्थित है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बंगलुरु में स्थित है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में स्थित है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चार अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? तो अधिप्राप्ति मूल्य पर करती है। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? भारतीय खाद्य निगम FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किसे और कब दिया गया? दोस्तों 1987 में MS स्वामीनाथन को दिया गया। दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा। भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? तो यह दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। भारत में लघु स्तर का मुख्य उद्योग कौन सा है? दोस्तों हथकरघा उद्योग है। BSNL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह दोस्तों 2000 में हुआ था। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन से संस्थान है? तो यह दोस्तों यमुना नगर, गुवाहाटी तथा बल्लारपुर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो यह दोस्तों शेर है। शुरुआत 25 सितंबर को 2014 से मोदी के द्वारा किया गया था। भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह दोस्तों गुजरात है। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या था? तो यह दोस्तों उद्योग अधिनियम 1951 था। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह दोस्तों दिसंबर 2009 में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? तो यह दोस्तों कपड़ा उद्योग है। भारत के सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? यह दोस्तों बेंगलुरु को कहते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह दोस्तों 1991 में की गई थी। नई आर्थिक नीति 1991 किस सरकार के द्वारा लाई गई थी? तो यह दोस्तों नरसिम्हा राव सरकार द्वारा लाया गया था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम MSMDA का कब पारित किया गया था? दोस्तों 2006 में किया गया था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश ने बनाया था? तो दोस्तों भारत ने बनाया था। उद्योगों पर वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन NSSO के द्वारा किया जाता है। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो यह दोस्तों 1991 में किया गया था। सूचना क्रांति का जनक किसे कहते हैं? आर्थर C क्लार्क को कहते हैं। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? तो हथकरघा के विकास से संबंधित है। सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों वस्त्र नीति से है। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? तो यह दोस्तों भारत पर्यटन विकास निगम पर। नायक समिति का संबंध किससे है? तो यह दोस्तों लघु उद्योग से। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? तो यह दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग को माना जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों वायुयानों के उत्पादन से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह दोस्तों 1955 में किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। भारत में किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी सहयोगी देश के रूप में था? तो यह दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है।
छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ये दोस्तों रूस के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो यह दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। झारखंड में स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह दोस्तों 1964 में किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो दोस्तों रूस के सहयोग से हुई थी। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो यह दोस्तों कैलोरी प्राप्ति से किया गया है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो यह दोस्तों परिवार का उपभोग व्यय पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी प्राप्त न कर सकने वाले व्यक्ति को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है? तो दोस्तों 2400 कैलोरी। शहरी क्षेत्रों में कितने कैलोरी प्राप्त न कर सकने वाले व्यक्ति को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है? दोस्तों 2100 कैलोरी। दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? तो दोस्तों गरीबी के माप से संबंधित है। वर्तमान समय में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह दोस्तों नीति आयोग द्वारा किया जाता है। आयु के वितरण की विषमता के माप का सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो दोस्तों गिनी गुणांक है। गिनी गुणांक को किसने और कब विकसित किया था? तो दोस्तों कोरेडो गिनी ने 1912 में किया था। लॉरेंज वक्र को किसने और कब विकसित किया था? तो दोस्तों मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में किया था। निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों प्रोफेसर रेगनर नर्से द्वारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये दोस्तों 6वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। भारत में गरीबी की गहनता के माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? तो यह दोस्तों बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। बहुआयामी सूचकांक की गणना किसे इकाई माना है? दोस्तों परिवार को। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? दोस्तों तो संरचनात्मक है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह दोस्तों 1975 में किया गया था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों 1952 में। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धा पेंशन योजना है। तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? दोस्तों तो गरीबी से है। योजना आयोग ने किस वर्ष तेंदुलकर समिति बनाई थी? तो 2004 में। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है? तो यह दोस्तों 37.2%। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो यह दोस्तों 4 राज्यों में करते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? तो यह दोस्तों सुरेश कुमार को माना जाता है। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों ग्रामीण विकास से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष 2014 का संबंध किससे है? तो यह दोस्तों बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? दोस्तों शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर। प्रथम स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना से। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेश को प्रोत्साहन देना था। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2001 में। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो WM एडम्स हैं। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? दोस्तों तो थेम्बली महाराष्ट्र। इको मार्क प्रमाण पत्र किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो दोस्तों पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध किस वितरण से है? दोस्तों तो प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन वितरण से संबंधित है। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दोस्तों लियान वालरस ने 1874 में किया था। यह दोस्तों फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा से। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो ये दोस्तों केरल से है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो यह दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को किया गया। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह दोस्तों चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश ने अपनाया गया था? तो दोस्तों भारत के द्वारा अपनाया गया था। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? तो यह दोस्तों 0 होगा। एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो यह दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों अल्प पोषण, शिशु वृद्धिरोधन तथा शिशु मृत्यु दर।
इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो यह दोस्तों डॉक्टर विमल जालन ने की। मराकेश संधि किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो यह दोस्तों गुन्नार मिडरल के द्वारा दिया गया था। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र रूरल मार्केटिंग सिस्टम किसने प्रारंभ किया था? तो यह दोस्तों ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहाँ है? तो यह दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? BS मिन्हास। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे और कब दिया गया था? तो दोस्तों जॉन टीनबर्गेन को दिया गया था 1969 में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है दोस्तों, 1998 में दिया गया था। भारतीय पेटेंट कानून इंडियन पेटेंट लॉ कब लागू हुआ दोस्तों? तो 1972 में। विश्वव्यापी महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन कब हुई थी? तो यह दोस्तों 1929 में। पूंजी का संग्रहण द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? जॉन रॉबिन्सन। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम के लेखक दोस्तों जेम्किंस हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल हैं। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये दोस्तों 1776 में। आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? तो यह दोस्तों फिशर और क्लार्क हैं। तातीपाका तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन के शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। फास्टैग योजना 31 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 22 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया था। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना दोस्तों 8 फरवरी 2017 को किया गया था। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017 को किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को। आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2018 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को। किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को। कृषि का उद्योग का दर्जा सर्वप्रथम किस राज्य ने और कब दिया था दोस्तों? महाराष्ट्र ने 1997 में दिया था। विश्व की सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? तो भारत में है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण राज्य कौन सा है? तो गोवा। भारत में डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो सतारा महाराष्ट्र में 1932 में। कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों सिरपुर महाराष्ट्र में। बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? तो यह दोस्तों आर अडान ने दिया था। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो यह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों 2004 में MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर किसे कहा जाता है? तो यह दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। यह दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर या भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 में शुरू हुआ था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। तो दोस्तों कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा, और अगर कंटेंट अच्छा है और वीडियो अच्छा है तो दोस्तों इस लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।